स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग होम साइंस का जो हम लोग पढ़े हैं, जो भी 1 से 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, 2024 का हम लोग PYQ पर पढ़ रहे हैं। 2023 हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और हम लोग 1 से 40 तक इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 40 के आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा और 1 लेक्चर में वेरी शॉर्ट, और उसके बाद मतलब 3-4 लेक्चर में हम समझ रहे हैं कि 2024 का ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी हमारा 2023 समाप्त है। तो ज्योग्राफी को हम क्या करेंगे कि 2024 का ज्योग्राफी उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से इसको स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दूसरे स्कूल के जो आपके मित्र हैं उन लोगों के बीच में आप चैनल को निश्चित रूप से शेयर करके उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पूरे एग्ज़ाम तक पूरे मजबूती के साथ हम आपके साथ रहे। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा हम ग्रेजुएशन विथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों जो है हम आपके साथ शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके सफलता तक हम आपके साथ रहेंगे। तो चलिए आज हमारा 2024 का जो PYQ है होम साइंस का, उसका क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं? यहाँ एक दे रहा ध्वनि प्रदूषण, एक दे रहा भूमि प्रदूषण, एक दे रहा है वायु प्रदूषण, एक दे रहा है जल प्रदूषण। डिजीजेस रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ये कई प्रकार के प्रदूषण का आप यहाँ चर्चा देख रहे हैं और इसमें 4 प्रकार के प्रदूषण की चर्चा है। एक है ध्वनि प्रदूषण, अब जैसे गाड़ी वगैरह का आवाज़ हो गया या फिर अननेसेसरी लाउड स्पीकर वगैरह का आवाज़ हो गया, तो इसको हम ध्वनि प्रदूषण में रखते हैं। भूमि प्रदूषण, हम अपने ज़मीन में भी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भूमि जो है हमारी प्रदूषित हो जाती है। तो वो हो गया। एक हो गया वायु प्रदूषण, जैसे कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, इन सब के कारण हमारा जो वायु है वो प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद जल प्रदूषण, जल वगैरह में हम सीवेज वगैरह या कुछ गंदे पदार्थों को हम बहा देते हैं, जिसके कारण हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो 4 प्रकार के प्रदूषण की बात है। इसमें से श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे जो रिलेटेड रोग है वह किसके कारण होता है? तो ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, ये एयर पॉल्यूशन के कारण होता है। अगर हवा प्रदूषित हो जाए तो निश्चित रूप से आपको सांस लेने से संबंधित बीमारी हो जाएगी। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो श्वसन तंत्र है, उसके अंग पर प्रभाव डालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 पर हम चलते हैं। खुले में शौच करने से कौन सा रोग होता है? दस्त, टाइफाइड, पीलिया, मधुमेह, हृदय रोग, अर्थराइटिस, बवासीर, गलगंड, मोतियाबिंद। इनमें से कोई नहीं। Which disease spreads through open defecation, यानी ओपन अगर डिफिकेशन होता है, खुला शौच होता है, तो खुले शौच यानी कहने का मतलब है कि हम लेटरिन वगैरह जाने के लिए अगर आप बाथरूम का यूज नहीं करते हैं, अगर आपके यहाँ टॉयलेट वगैरह नहीं बना हुआ है, तो लोग खेतों में जा कर के या खुले जगह पर क्या करते हैं कि आपको मल त्याग कर देते हैं। तो इसी को खुले में शौच कहा जाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा बिल्कुल वायु प्रदूषण तो निश्चित रूप से होना है, और यदि वो गंदे चीज़ किसी पानी वगैरह में अगर बह जाए तो उसके वजह से पानी भी जो है प्रदूषित हो जाएगी।
तो खुले में शौच करने से कौन सा रोग होता है? तो खुले में शौच करने से अगर देखा जाए तो कौन सा रोग होगा? तो ये दस्त हो जाता है, टाइफाइड और पीलिया। पीलिया मतलब जॉन्डिस हो गया ये। इसी को इंग्लिश में भी 4 ऑप्शन दिया है, इंग्लिश वाला ऑप्शन को भी देख लीजिए आप। 4 ऑप्शन जो दिया है, विच डिजीज स्प्रेड्स थ्रू ओपन डिफिकेशन। एक डायरिया दे रहा है, डायरिया को ही दस्त बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है, पेट खराब हो जाता है और आपको मल के साथ पानी का मात्रा भी शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उसके बाद गंदे स्थानों पर आपको रहने से टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो भी वहाँ पर पनपता है और इसके कारण टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें हमें बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा तेज लगता है और कई दिनों तक रहता है। उसके बाद ये पीलिया है, इसी को जॉन्डिस कहा जाता है। तो जॉन्डिस की भी बीमारी आपको फैलती है खुले में शौच करने से। तो इस तरह से डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस, इस तीनों को अगर देखा जाए तो ये संक्रामक रोग है, ट्रांजिटिव डिजीज है, संक्रामक रोग। अगर ऐसे लोगों संक्रामक रोग, इनकी भर्ती अगर हॉस्पिटल में करने जाइएगा तो क्या होगा कि अलग वार्ड में इसका भर्ती करेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है वह एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। अब तो बहुत सारा ठीक हो गया, थोड़ा हॉस्पिटल डायरिया वगैरह ये जो दस्त है इस पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों को देखा हुआ है कि अगर किसी गांव में एक व्यक्ति को डायरिया हो गया तो उसको देखने कोई नहीं जाता था और वो मर जाता था, और जो दूसरा जाता था उसको भी डायरिया हो जाता था, और एक एक बार में कई कई लाशें उठ जाती थी इस डायरिया के वजह से। तो इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब कर देती है, पूरे डिहाइड्रेट कर देता है आपके शरीर के पानी को, और जितने भी आपके पोषक तत्व है उन सारे पोषक तत्व आपका जब डायरिया होता है तो निकल जाते हैं पानी के माध्यम से। तो डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस, ये जो है ओपन डिफिकेशन यानी खुले में अगर कोई मल त्याग कर रहा है, शौच कर रहा है, तो इसके कारण फैलता है। तो आप इसको टिक लगा लीजिए आप। किसको? दस्त, टाइफाइड, पीलिया, या इसी को हम डायरिया, टाइफाइड या जॉन्डिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन जांतव तंतु है? रेशम, कपास, जूट, और यहाँ पर क्या दिया है आपको? ये जो दिया है इसका इंग्लिश देखिए, पता चलेगा। ये लास्ट वाला जो दिया है ये आपको कॉयर दिख रहा है, कॉयर। तो ये सब आपको रेशा है। हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर, हमको एनिमल फाइबर को बताना है। एनिमल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर यानी जो जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो जूट है, जिसको हम लोग पटुआ वगैरह भी कहते हैं, या क्वायर है, या कॉटन है, जिस इससे सूती कपड़ा आपको कॉटन का ये बनता है। तो कॉटन, क्वायर और आपको जूट, ये आपको वनस्पति, हम ये प्लांट फाइबर है, पौधों से प्राप्त होने वाले ये फाइबर है, जूट, कॉटन और क्वायर। और ये जो सिल्क है, ये आपको सिल्क जो है ये एक, इसी को रेशम कहा जाता है, और ये रेशम का कीड़ा होता है। तो रेशम का कीड़ा जो होता है, उसी कीड़ा से आपको सिल्क निकाला जाता है, सिल्क फाइबर निकाला जाता है। रेशमी कपड़ों को जिन रेशा से बनाया जाता है, तो वो समझिए कि कीड़ों से आपको उसको निकाला जाता है, इसलिए उस रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो ये रेशम का कीड़ा क्या है? ये एनिमल है, एनिमल है, इससे फाइबर बन रहा है, एनिमल फाइबर हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिल्क, सिल्क यानी रेशम, इसी को रेशम कहा गया हिंदी मीडियम में। इसको देख लीजिए, रेशम, ये रेशम, इसमें भी सही टिक लगा हुआ है, रेशम को सही आप कर लीजिएगा। निम्न में से कौन जांतव तंतु है? रेशम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ चलते हैं हम लोग। अपशिष्ट पदार्थों को
नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। पुनर्चक्रण, ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये डिजाइन गलत है, पैटर्न, नमूना, बुनाई, ये सब गलत है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हो गया, जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में टीन वगैरह है, लोहा है या फिर प्लास्टिक वगैरह है जो अनयूज्ड है, जिसका आपने यूज कर लिया और वो ऐसे ही नष्ट हो रहा है, तो उसको आप क्या करते हैं कि कबाड़ी वाला से बेच देते हैं। कबाड़ी वाला ले जा करके जो फैक्ट्री है उससे बेचता है और वो क्या करता है, उसका रिसाइकलिंग कर देता है, यानी फिर से उसको नया बना देता है। तो आपसे समझिए कि कबाड़ी के रेट में खरीद कर ले जाता और फिर रिसाइकलिंग करके उसी लोहा को, उसी टीन को या उसी प्लास्टिक का जो पन्नी थैला वगैरह है, तो उससे और दूसरा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बना करके और मार्केट में फिर उसको बेचता है। तो अपशिष्ट पदार्थ यानी जो कह सकते हैं कि जो कचरे वगैरह जो बचते हैं, हर प्रकार के कचरे, तो उन पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहा जाता है। यानी दोबारा से हम उसको क्या करते हैं, फिर नया बना देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग या इसी को पुनर्चक्रण कहेंगे। ये रिसाइकलिंग या इसी को हम पुनर्चक्रण कहेंगे। तो पुनर्चक्रण ये बदल देता है रिसाइकलिंग के जरिए फैक्ट्री में अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद में। तो इस प्रोसेस को अंग्रेजी में रिसाइकलिंग कहते हैं, हिंदी में पुनर्चक्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? डॉक्टर को आवश्यकता है यूनिफॉर्म का, पोशाक होता है डॉक्टर का। नर्स को भी पोशाक आप पहने हुए देखते हैं। स्कूली बच्चे जो है उनको भी आप, उनके लिए भी पोशाक अनिवार्य है। लेकिन जो कॉलेज शिक्षक है, कॉलेज के जो प्रोफेसर है, उनके लिए ये आपको मैंडेटरी नहीं है कि वो कोई ड्रेस पहन करके ही कॉलेज में पढ़ाने आएंगे। तो निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है? यूनिफॉर्म मतलब एक निर्धारित पोशाक। Who of the following does not require uniform? निम्नलिखित में से किन्हें यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है? डॉक्टर को है, नर्स को है, स्कूल के बच्चे को है, किसको नहीं है? तो इनको नहीं है, कॉलेज टीचर को नहीं है। तो ये कॉलेज टीचर को आप सही कर लीजिएगा, इसका आंसर कॉलेज टीचर हो गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ये कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है घर में, दुकान में, सार्वजनिक स्थल पर और कार्यालय में। जैसे आंतरिक सज्जा का मतलब है कि आप घर में, आपके बहुत सारे कमरे होते हैं, तो आप अपने घर के कमरे को अच्छी तरह से आप सजा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपका अपना दुकान है तो उसमें भी अंदर अच्छा ढंग से आप उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके बाद आपको कार्यालय है, ऑफिस वगैरह को भी लोग डेकोरेट कर लेता है, सजा लेता है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, यानी जो पब्लिक प्लेस होते हैं, उस पब्लिक प्लेस पर आंतरिक सज्जा आपको अगर देखा जाए तो पब्लिक प्लेस पर आंतरिक सज्जा की जाती है, नहीं की जाती है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है कहाँ? सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेस पर। अब देखिए कि पब्लिक प्लेस क्या होता है। तो पब्लिक प्लेस में आप देखिएगा तो स्कूल होता है, उसके बाद क्या होता है? अस्पताल होता है, उसके बाद क्या होता है? तो म्यूजियम वगैरह होता है, जहाँ पर बहुत सारे पब्लिक लोगों का गैदरिंग रहता है। और क्या होता है? यूनिवर्सिटी होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी सरकारी संस्थान है, जो सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर आपको अंदर का जो डेकोरेशन है, आंतरिक जो सज्जा है, वो नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। घर में की जाती है, दुकान में की जाती है, ऑफिस में, कार्यालय में की जाती है। कहाँ नहीं की जाती है? सार्वजनिक स्थल पर। इसको आप गौर से समझिएगा। नहीं और हाँ वाला ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी का इंग्लिश मीडियम। इंटीरियर डेकोरेशन इज नॉट डन एट कहाँ? पब्लिक प्लेस।
पब्लिक प्लेस पर इंटीरियर डेकोरेशन, भीतर जो है किसी प्रकार की सजावट नहीं की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ हम लोग चलते हैं। ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए? ठंडा, गर्म, गुनगुने, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड टू वॉश वूलन क्लोथ्स? कोल्ड, उसके बाद हॉट, उसके बाद ये ल्यूकवार्म और ऑल ऑफ दिस। किस तरह के पानी से आप ऊनी कपड़े को धोएंगे? तो इसके लिए ये ठंडा पानी ही यूज किया जाता है। इसी का सलाह दिया जाता है कि आप ठंडे पानी से ही ऊनी कपड़ा को धोने का प्रयास करें। ये कोल्ड वाटर से, ठंडा पानी, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? यहाँ दे रहा है 500 कैलोरी, 700 कैलोरी, 900 कैलोरी, 1000 कैलोरी। हाउ मेनी एडिशनल कैलोरीज इज नीडेड पर डे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर? 500 कैलोरीज, 700 कैलोरीज, 900 कैलोरीज एंड 1000 कैलोरीज। यानी हम जो खाना खाते हैं उस भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? एक ऊर्जा की एक मात्रा प्राप्त होती है, जिसको हम कैलोरी में क्या करते हैं कि उसका यूनिट कैलोरी होता है। अगर भोजन से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसकी मात्रा को अगर मापा जाए कि कितनी ऊर्जा कितना भोजन करने से प्राप्त होगा, तो उसको मापने के लिए हम यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में कैलोरी का उपयोग करते हैं। तो स्तनपान कराने वाली जो माँ है उसके लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपको 300 से लेकर के 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। 300 कैलोरी से लेकर और 500 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। इतना अधिक कैलोरी इनको अपने भोजन में लेना चाहिए। किनको? स्तनपान करने वाली महिलाओं को। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसी महिलाओं को स्तनपान करने वाली महिलाएं कहा जाता है। और चूंकि उनको अपने बच्चों के लिए भी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो बच्चों को दूध से प्राप्त होती है, तो उस अतिरिक्त कैलोरी के रूप में दूध जो बनता है, तो उसके लिए आपको और ज़्यादा कैलोरी उस स्तनपान कराने वाली माँ यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो मदर्स है उनको ज़रूरत होती है। तो कितना ज़रूरत होगी? 300 से 500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। 1000 कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका ये गलत टिक लगा हुआ है। इसमें 500 कैलोरी को आप क्या करेंगे कि इसको सही कर लीजिएगा। ये 500 कैलोरी, इतना ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता आपको होगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है? FPO, भूरा और हरा बिंदु, हॉलमार्क, FSSAI। उसके बाद विच सर्टिफिकेशन मार्क इज नॉट फॉर फूड प्रोडक्ट? FPO, ब्राउन एंड ग्रीन डॉट, हॉलमार्क और FSSAI। FSSAI तो ये सब मार्का है। जैसे आपको मान लीजिए कि खाद्य उत्पाद, खाने पीने की वस्तुएं आप पैकेट में मार्केट से खरीदने जाते हैं। कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हॉलमार्क है, ये सोना खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको हॉलमार्क का एक निशान देखना पड़ता है। अगर वो हॉलमार्क का निशान है तो इसका मतलब है कि उस सोना की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, वो गड़बड़ नहीं है। तो उसी तरह से खाने पीने की जो वस्तुएं होती है
उस पर भी कुछ आपको निशान वगैरह रहते हैं उसके प्रमाणीकरण के लिए, मतलब कि सर्टिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई ये फूड प्रोडक्ट पूरी तरह से सही है। तो ये बताइए कि कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है, तो हॉलमार्क नहीं। बाकी जो देख रहे हैं ये सब है, ये सब है FPO, उसके बाद भूरा और हरा बिंदु FSSAI, ये सब चिन्ह अगर आप खाने पीने की वस्तुओं को मार्केट से खरीद रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उस पर FPO या भूरा और हरा बिंदु FSSAI ये सब अगर मार्का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उस खाने पीने की जो वस्तु है, जो खाद्य उत्पाद है, वो जो फूड प्रोडक्ट है, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो द बेस्ट है। आप उसको आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। तो कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है, खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं है, तो ये हॉलमार्क नहीं। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा अपमिश्रण का उदाहरण है? नकली को असली बताकर बेचना, बासी भोजन को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका इंग्लिश मीडियम का भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट वाला तो ऑल ऑफ दीज है, ये ध्यान में रखना है, इंग्लिश मीडियम वाला ऑल ऑफ दीज है लास्ट वाला। निम्न में से कौन सा अपमिश्रण का उदाहरण? अपमिश्रण यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन यानी किसी भी प्रकार का जो मिलावट है उसका क्या उदाहरण है? अपमिश्रण एडल्ट्रेशन का उदाहरण है, मतलब खराब चीज़ को अच्छा बना करके मार्केट में बेच देना। तो ये नकली को असली बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण का उदाहरण है। बासी भोजन को ताज़ा बताकर बेचना, ये भी अपमिश्रण एडल्ट्रेशन का उदाहरण है। गलत लेबल लगाकर बेचना, ये भी एडल्ट्रेशन यानी अपमिश्रण का उदाहरण है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी को आप क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे। इनमें से सभी ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन? तो सेलिंग फेक एज रियल, फेक चीज को रियल बताकर बेचना। सेलिंग स्टेल फूड एज फ्रेश, स्टेल फूड यानी बासी भोजन को फ्रेश बता करके बेचना, ये भी एडल्ट्रेशन है, अपमिश्रण है, धोखाधड़ी है। सेलिंग विथ रॉन्ग लेबल, गलत लेबल लगा करके बेचना, तो ये आपको नकली को असली बताकर बेचना, बासी भोजन को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, ये सब अपमिश्रण के एग्जाम्पल है। इसलिए इसका सही आंसर हो गया इनमें से सभी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ चलते हैं। स्वाभाविक तरीके से सड़नशील बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए? लाल कूड़ेदान में, काले कूड़ेदान में, पीले कूड़ेदान में और हरे कूड़ेदान में। तो ये लाल, काले, पीले और हरे ये सब कलर के आपको कूड़ेदान मिल जाएंगे, डस्टबिन मिल जाएंगे। तो ये जो डस्टबिन होता है, जो कूड़ेदान होता है, उसमें हम क्या करते हैं? बेकार पदार्थों को हम उसमें फेंक देते हैं कूड़ेदान में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सड़नशील पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी अपने से जो सड़ रहा है, ऐसे कुछ जैसे खाने पीने की वस्तु है और उसको अगर आपको फेंकना है तो उसको अगर आप मान लीजिए कि ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा। बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह आएगा, उसको फिर खाएगा, तोड़ ताड़ के उसको सड़ा देगा पूरा। तो सड़नशील जो कूड़ा होता है उसको कहाँ, किस कलर के आप कूड़ेदान में डालिएगा? तो इसके लिए आपको सही जवाब होगा कि हरे में ही डालना चाहिए, उसको हरे में डालना चाहिए। और पीला में आपको किसको डाला जाता है? खतरनाक को।
पीला जो है इसमें खतरनाक है, यानी कह सकते हैं कि ये मेडिकल वगैरह का जो देखिएगा कि अपशिष्ट होता है उसको इस पीले कूड़ेदान में डाला जाता है। और जो लाल कलर का कूड़ेदान होता है, रेड कलर का जो डस्टबिन होता है, तो उसमें आपको सैनिटरी कचरा, ऑपरेशन वगैरह का जो कचरा होता है उसको डाला जाता है। सैनिटरी का मतलब कह सकते हैं कि ये गंदगी वगैरह वाला जो होता है उसको आप लाल में डाल सकते हैं। तो ये सैनिटरी कचरा याद रखिएगा। हो सकता है कि बदल के पूछ दे कि सैनिटरी कचरे को किस रंग के कूड़ादान में डाला जाता है, तो फिर उस समय आप फेरे में पड़ जाएंगे। तो जो अपने से सड़ने वाले हैं, तो खुद बायोडिग्रेडेबल है, उसको हरे कूड़ेदान में डालेंगे। जो सैनिटरी कचरे उसको लाल कूड़ेदान में डालेंगे, और जो उसके बाद जो खतरनाक है उसको हम पीले कूड़ेदान में डालेंगे, और बाकी प्रकार के जो कचरे बच गए उनको हम काले कूड़ेदान में डालेंगे। तो स्वाभाविक तरीके से, यानी खुद अगर सड़नशील है, खुद अगर बायोडिग्रेडेबल है, तो ऐसे कूड़े को हम हरे कूड़ेदान में डालेंगे। नेक्स्ट इसी का इंग्लिश मीडियम देख लीजिए। Where should the biodegradable waste be put generally? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन बिन या ग्रीन डस्टबिन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 52 देखिए, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है? यहाँ रतौंधी, बेरी, इनमें से सभी, एनीमिया। रतौंधी आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। बेरी को अगर आप देखिएगा तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। उसके बाद इसी में एक और बीमारी आती है स्कर्वी। स्कर्वी को अगर आप देखिएगा तो ये आपको विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद रिकेट्स, ये देखिएगा तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां वगैरह कमजोर पड़ जाती है। लेकिन लौह तत्व यानी आयरन की कमी से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज बाय आयरन डिफिशियंसी, यानी आयरन की अगर कमी हो जाए तो उसके कारण आपको एनीमिया हो जाएगा। रक्ताल्पता या एनीमिया कहा जाता है। इसी को हम रक्ताल्पता भी लिख देता है, ये ध्यान दीजिएगा। रक्ताल्पता अगर लिख दे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रक्ताल्पता यानी एनीमिया, हालांकि एनीमिया ही लिखेगा लेकिन लिख देगा रक्ताल्पता, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होती है। तो इस तरह से इसमें हम लोग किसको टिक लगा लेंगे, एनीमिया को। एनीमिया को आप इसमें 52 में टिक लगा लीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? शरीर का पोषण, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना, इनमें से सभी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे शरीर का पोषण भी होता है भोजन से, हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से भोजन को, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ फूड, तो फूड के फंक्शन बताना है। तो न्यूट्रिशन ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, ये भी सही है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, बीमारी से शरीर की सुरक्षा करना, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग इसमें भी 55 तक पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में हमारा जो है ये समाप्त हो जाएगा। समझिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होम साइंस का, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन ही, हिस्ट्री में 100 प्रश्न रहते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा की गति, इनमें से सभी। Which of the following is a natural way of purifying the polluted environment? Sunlight, उसके बाद रेन, उसके बाद विंड स्पीड, ऑल ऑफ दिस। यहाँ अगर देखा जाए तो जो प्रदूषित वातावरण, जो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, अगर वातावरण प्रदूषित हो जाए
तो उस वातावरण को शुद्ध करने का प्राकृतिक तरीका क्या है, गॉड गिफ्टेड तरीका क्या है। ये हम नहीं करेंगे हम लोगों को सफाई करना, हम सफाई करेंगे हम कुछ केमिकल वगैरह का यूज करेंगे तो वो हमारा आर्टिफिशियल तरीका हो जाएगा, मानव निर्मित तरीका हो जाएगा। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड तरीका, प्राकृतिक तरीका अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी जो है प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करने का प्राकृतिक तरीका है। तो इनमें से सभी को हम सही टिक कर लेंगे, ऑल ऑफ दिस को। उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 55। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो इसमें बचेंगे अगले लेक्चर में हमारा इसका जो PYQ है ऑब्जेक्टिव है समाप्त हो जाएगा। बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है। बैंक में आप कई प्रकार के अकाउंट खोलते हैं। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता। उसके बाद एक होता है करेंट अकाउंट होता है, और करेंट अकाउंट होता है। उसके बाद रेकरिंग अकाउंट भी होता है। कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, लेकिन जनरली हम लोगों के पास सेविंग अकाउंट होते हैं, बचत खाता होते हैं। तो उस बचत खाता पर अगर आप पैसे रखते हैं तो बैंक जो है उस खाते पर ब्याज आपको देगा आपके पैसे के बदले। तो वो ब्याज जो है कितने दिनों पर देता है, कितने दिनों पर वो ब्याज जोड़ के देता है आपको, तो ये त्रैमासिक 3 महीने पर आपका ब्याज। 3 महीना अगर आप पैसा को छोड़ देते हैं कंटिन्यू, तभी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बचत खाता पर, या अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट रख रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI है वो डिपेंड करता है। तो वो आपको ब्याज जोड़ करके 3 महीने के बाद आपका ब्याज जो है आपके मूलधन में डिपॉजिट कर देगा, और फिर वो जो पैसा 3 महीना के बाद उस कंबाइंड पर आपको क्या करेगा, ब्याज देगा। तो 3 महीने पर ये ब्याज देता है बैंक। हाउ डज बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। तो क्वार्टरली का मतलब हो गया आपको 3 महीने पर, हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 महीने पर, ईयरली का मतलब हो गया 1 साल पर, मंथली का मतलब हो गया हर महीने। तो क्वार्टरली आपको बैंक सेविंग अकाउंट पर ब्याज देता है। क्वार्टरली यानी त्रैमासिक 3 महीने पर आपके मूलधन में ब्याज को जोड़ देता है। तो इस तरह से आज हमारा होम साइंस का ये क्वेश्चन नंबर 55 तक जो ऑब्जेक्टिव है 2024 का जो PYQ है उसको हमने पढ़ा, और आप लोग इसको आगे जो है इसको तैयारी करते जाएंगे। एग्ज़ाम में आपके कुछ छूटेंगे नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेंगे। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा हम फिर आपके लिए ग्रेजुएशन विथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, और आपके सफलता तक आपके साथ रहेंगे। इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दूसरे स्कूल के जो आपके मित्र हैं जो बाहर रहते हैं उनको भी आप शेयर करके उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें।